गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हमारा चैप्टर 7 जो कि विजयनगर एम्पायर का चैप्टर था वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने काफी सारे सॉरी इसमें हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि विलेज में फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, क्या तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, विलेज कम्युनिटी कैसी थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन एंड द एग्रीगेरियन सोसाइटी। एग्रीगेरियन सोसाइटी मतलब एग्रीकल्चरल और जो रूरल एरिया वाली सोसाइटी जिसकी हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, उसमें वुमेन का क्या स्टेटस था, अब हम वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू सो मच इतने पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो शुरू करते हैं वुमेन एंड द एग्रीगेरियन सोसाइटी। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज देखी और हमने उसमें देखा कि कैसे मेन और वुमेन दोनों के कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रोल्स हुआ करते हैं। हर सोसाइटी में कुछ रोल्स निर्धारित कर दिए जाते हैं कि ये रोल मेन के हैं और ये रोल वुमेन के हैं। तो जब हम वुमेन और मेन की बात करते हैं तो जब वो फार्मिंग में आते हैं तो वो बराबर, कहते हैं ना, कंधे से कंधा, शोल्डर टू शोल्डर, तो कंधे से कंधा मिला के फील्ड्स में जब आप इस तरीके के क्रॉप्स, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से जब वो क्रॉप्स, तो कंधे से कंधा मिला के वो काम करते हैं। मेन अगर जमीन को टिल्ट कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, तो वुमेन बीज डाल रही हैं, वीड्स को रिमूव कर रही हैं, थ्रेश्ड, विंड, हार्वेस्ट कर रही हैं। तो हर काम मेन भी कर रहे हैं फील्ड में और वुमेन भी कर रही हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ विलेज का और इंडिविजुअल पेजेंट्स का, तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन विद द लेबर और रिसोर्सेस के बेसिस पे प्रोडक्शन होती थी। तो जेंडर सेग्रीगेशन हुआ कि जो घर का काम था वो वुमेन को दे दिया गया और जो बाकी बाहर के काम है वो मेन करेंगे। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता था। Nonetheless, biases biological functions did continue. ये बायसनेस रहा जब मेंस्ट्रुएशन होता था। फॉर इंस्टेंस उस टाइम पे वुमेन को प्लो को टच करने या फिर पॉटर्स व्हील को टच करने दिया नहीं जाता था। तो कुछ बायसनेस रहा। जैसे आप ये देख रहे हो, वुमेन स्पिन कर रही है थ्रेड, तो अब उसमें कुछ चीजों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। या फिर जो पान के पेड़ होते थे, पत्ते होते थे, वहां पे भी उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी बंगाल वाली रीजन में। आर्टिसिनल टास्क, जो क्राफ्ट्स के काम होते हैं, जैसे ये स्पिनिंग द यार्न हो गया, शिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले फॉर पॉटरी। अब आपको पॉटरी के लिए क्ले को भी ना अच्छे से बनाना पड़ता है, हर तरीके की मिट्टी नहीं यूज की जा सकती। तो वो वाला काम, एम्ब्रॉयडरी करना, ये सब काम ऐसे होते थे जिसमें मेनली काम फीमेल ही करती थी। कमर्शियल प्रोडक्ट्स में वुमेन लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि खेती में पेजेंट्स की तरह और आर्टिसन वर्क में, दोनों ही काम में वुमेन हमें दिख रही थी। बट हाउसेस में भी, नॉट ओनली इन द फील्ड, लेकिन घरों के कामों में भी, एम्प्लॉयर्स और द मार्केट्स इफ नेसेसरी, वो घर के काम भी कर रही हैं, खेतों में काम भी कर रही हैं, आर्टिसिनल वर्क्स भी कर रही हैं। तो वुमेन सिर्फ घर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो बाहर के काम भी कर रही हैं। तो एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उसमें वुमेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड बियरर भी है। आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? वुमेन से ही बढ़ेगी। और सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी मोस्टली लेबर पे डिपेंडेंट होती है, और वो लेबर कहाँ से आएगी? वुमेन के थ्रू आएगी। एट द सेम टाइम हाई मोर्टेलिटी रेट्स भी थे अमंग वुमेन। क्यों? वुमेन की क्यों डेथ हो रही है या हाई मोर्टेलिटी रेट है? क्योंकि माल न्यूट्रिशन, उन्हें सही तरीके का खाना नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी हो रही है, आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, उनकी डेथ हो रही है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ।
बेबी को बर्थ देते टाइम उनकी डेथ हो गई। इसके कारण हमें दिखा कि वाइफ्स की शॉर्टेज होने लग गई, वुमेन की डेथ होने लग गई। उस टाइम पे इमर्जेंस ऑफ कुछ सोशल कस्टम्स डेवलप हुए पेजेंट्स और आर्टिसनल कम्युनिटीज में, जो क्योंकि वुमेन की वहां पे परसेंटेज जाहिर सी बात है कम हो रही होगी, तो नए कस्टम्स डेवलप हुए। मैरिजेस में मेनी रूरल कम्युनिटीज पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस रादर देन डाउरी। आज की डेट में हमने डाउरी सुना है। डाउरी कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो फीमेल की फैमिली होती है वो कुछ मनी देती है ग्रूम की फैमिली को, जो मेल की फैमिली है उसको कुछ मनी देती है, ये डाउरी का सिस्टम है। लेकिन उस टाइम पे कस्टम्स चेंज कर दिए गए क्योंकि फीमेल की परसेंटेज कम हो रही थी, तो ब्राइड प्राइस दिया जाने लगा ब्राइड की फैमिली को, लड़की की फैमिली को, और रीमैरिज को सही ठहराया गया, चाहे वो डाइवोर्स्ड वुमेन हो या वो विडोड वुमेन हो कि उसके मैन की डेथ हो गई है, दोनों केसेस में रीमैरिज को सही माना जाने लगा। देखो जैसे उस वक्त के करंट सिनेरियो होते हैं ना, तो उस हिसाब से कस्टम्स को भी चेंज किया जाना पड़ता है। तो वही उस वक्त हुआ कि रीमैरिज अलाउड हो गई और ब्राइड प्राइस दिया जाने लगा इंस्टेड ऑफ डाउरी, और वुमेन की बहुत इंपॉर्टेंस अटैच की जाती थी रिप्रोडक्टिव फोर्स, और ये फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर देम वाज ग्रेट। तो अब नए सोशल नॉर्म्स एस्टैब्लिश होने लग गए। हाउस के जो हेड थे वो तो अब भी मेल ही थे क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते थे वुमेन के ऊपर मेल मेंबर्स के थ्रू, और कम्युनिटी, फैमिली ही सिर्फ रूल्स नहीं लगाती थी, कम्युनिटी भी उन पे रूल्स लगाती थी, और अगर वो कोई चीज नहीं फॉलो करती थी तो उनको पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। डॉक्यूमेंट्स जो हमें वेस्टर्न, अब ये बातें कोई जो नॉर्मल पब्लिक है या फीमेल है वो तो बैठ के नहीं लिख रही, तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पता चलता है। तो सोर्सेस की अगर बात करें तो ऐसी पिटिशंस रिकॉर्ड हुई हैं जो वुमेन ने भेजी हैं विलेज पंचायत को, और उन्होंने कहा है कि हमें न्याय दो अगेंस्ट इनफिडिलिटी ऑफ देयर हस्बैंड और निग्लेक्ट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय द मेल हेड, कि अपनी फैमिली के मेल हेड जो है वो उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, गृहस्थी। तो उस तरीके की पेटिशंस वुमेन ने फाइल की हैं। वाइल मेल इनफिडिलिटी वाज नॉट ऑलवेज पनिश्ड, और स्टेट, क्योंकि सुपीरियर कास्ट ग्रुप्स जो थे वो हमेशा इंटरवीन करते थे, और ये सोसाइटी हमेशा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो पनिशमेंट्स मेल को नहीं ज्यादा मिलती थी, फीमेल को मिलती थी। इन मोस्ट केसेस जो वुमेन की पेटिशन होती थी पंचायत में वो एक्सक्लूड कर दी जाती थी फ्रॉम द रिकॉर्ड, और पेटिशन को उनके वुमेन के नाम की जगह उनको मदर, सिस्टर या वाइफ के नाम से एड्रेस किया जाता था। जैसे सपोज कोई मेल है राजा या राज, अब उसकी वाइफ ऐसे करके पिटिशन में नाम लिखा जाएगा, तो उस फीमेल की अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाती थी। अगर हम लैंड जेंट्री की बात करें तो वुमेन के पास जमीन का इनहेरिट करने का हक था। पंजाब के केस में हमें दिखता है कि वुमेन जो विडो भी थी वो भी एक्टिवली रूरल मार्केट में काम करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, सेलर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम, कि अगर उनको जमीन बेचनी है, उनको लगता है कि मैं जमीन नहीं रखना चाहती, तो वो जमीन बेचते हुए भी, और ऐसे रिकॉर्ड्स दिखे हैं कि वुमेन जमीन सेल करती हुई दिखती हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में दिखता है कि जो वुमेन जमींदार्स, ये अपने इनहेरिटेड जमींदार्स विच वर फ्री टू सेल और मॉर्टगेज, जो वुमेन थी उनके पास ये अधिकार था कि वो जमीन को बेच सकती हैं या वो मॉर्टगेज कर सकती हैं। जो वुमेन जमींदार्स थी हमें ये 8th सेंचुरी में दिखने लगती हैं बंगाल के एरिया में। जो मोस्ट फेमस बिगेस्ट वुमेन जमींदार हमें बंगाल के एरिया में दिखती है वो है राजशाही। That of Rajshahi had a woman at a helm. जमींदारीज दैट ऑफ राजशाही। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिखता है और हमें पता चलता है कि वुमेन की कंडीशन बेसिकली कैसी रही होगी। अब क्योंकि अगर हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि रूरल एरिया में कुछ हिस्से में फॉरेस्ट भी है, तो फॉरेस्ट में ट्राइब्स रहती हैं, तो उनके बारे में बियॉन्ड सेटल्ड विलेज, क्योंकि ये लोग सेटल्ड नहीं है, ये तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूम रहे हैं, तो इनकी लाइफ कैसी थी।
अब हम उस रूरल इंडिया के हिस्से की बात करने वाले हैं। तो इंटेंसिवली एग्रीकल्चर चल रहा है नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के हिस्से में। हमें डेंस फॉरेस्ट यानी कि जिसे जंगल कहते हैं या स्क्रब लैंड, खरबदी, हमें वो भी दिखता है ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में, एक्सक्लूडिंग द टेराई ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। तो हमें झारखंड और काफी सारे वेस्टर्न घाट्स के हिस्सों में हमें दिखता है कि वहां बहुत गहरे डेंस फॉरेस्ट हैं। कंटेम्प्रेरी अगर सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि एवरेज ऑफ 40% फॉरेस्ट कवर, जो ऑल इंडिया एवरेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो काफी बड़ा एरिया है और वहां पे बहुत सारे लोग रहेंगे। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं उनको जंगली टर्म दी जाती है। हमें जो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में पता चलता है, जंगली का मतलब ये नहीं था कि इनके पास सिविलाइज नहीं थे, ये लोगों को मैनर्स नहीं थी। जो आज हम जंगली टर्म को यूज करते हैं ना कि तू जंगली वाली बात कर रहा है, जंगली मीन्स तुम्हें मैनर्स नहीं है, सिविलाइज नहीं हो, वो टर्म उस वक्त ऐसे नहीं यूज की जाती थी। जंगली टर्म बेसिकली उन लोगों के लिए यूज की जाती थी जो गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट में जो भी उनको खाने का सामान मिल रहा है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर का शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो अभी तक आपको पता ही होगा कि एक हिस्से में पहले कुछ उगाया, फिर उसको बर्न कर दिया और फिर दूसरी जगह पे जाके एग्रीकल्चर किया। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इन लोगों को टर्म दी जाती थी जंगली। तो जंगली का मतलब आप वो मत समझना जो हम ऐसे ही कॉमनली बोल देते हैं। और इन लोगों की एक्टिविटी ना सीजन स्पेसिफिक होती थी, जो चीज जिस वक्त मिल रही है वो उस हिसाब से नेचर के हिसाब से खुद को ढालते थे। एक कम्युनिटी भिल्स, ये स्प्रिंग वाज रिजर्व्ड फॉर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। समर्स में वो फिशेस को फिशेस खाया करते थे और उनका काम था, मॉनसून मंथ में वो कल्टीवेट करते थे कुछ खाने के लिए। ऑटम और विंटर्स में, क्योंकि उस वक्त आपको ज्यादा खेती नहीं कर सकते, तो वो हंटिंग, शिकार करते थे। तो हर मंथ के हिसाब से, सीजन के हिसाब से उनका डिवाइडेड था। तो इस सीजन के हिसाब से उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना पड़ता था। तो ये उनके ट्राइब्स का एक फीचर था कि फॉरेस्ट के हिसाब से वो खुद को ढाला करते थे। अब जब स्टेट की बात करें या मुगल्स की बात करें या जो भी राजा है, फॉरेस्ट वॉज अ सबवेसिव प्लेस। वो लोग जाया करते थे छुपने के लिए। अगर कोई ट्रबल मेकर्स हैं तो वो इसी जगह पे फॉरेस्ट में छुप जाया करते थे। तो वंस अगेन वी टर्न टू बाबर। बाबर ने ये कहा था कि जो जंगल्स हैं वो बहुत गुड डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई आदमी भाग रहा है तो फॉरेस्ट में वो छुप सकता है। तो इसीलिए वो एरिया बहुत ज्यादा, कहते हैं कि हमारे डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज ये कि ये फॉरेस्ट के लोग थे, बहुत रिबेलियस होते थे, ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। इवन ये वाली केस आपको मुगल टाइम पीरियड में नहीं, ये आपको ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी दिखेगा कि कैसे उन्होंने एक पूरी स्ट्रगल की कि हम टैक्सेस नहीं पे करना चाहते। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे कि हम फॉरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये लोग टैक्स नहीं पे करते थे। इन रोड्स इनटू फॉरेस्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर करने की कोशिश करती थी फॉरेस्ट में अलग अलग वेज में। जैसे कि स्टेट को एलिफेंट्स चाहिए होते हैं लड़ाई के लिए। हमारे इंडिया में आर्मी में एलिफेंट्स बहुत फेमस थे। माना जाता है जब अलेक्जेंडर भी इंडिया में आना चाहता था तो उसकी आर्मी डर गई थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया में ना एलिफेंट्स होते हैं और उनके नीचे वो कुचलवा देते हैं आर्मी को। तो आर्मी डर गई थी और वो आगे आई नहीं थी। तो एलिफेंट्स हमारी कंट्री की आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। तो वो एलिफेंट्स कहाँ से मिलेंगे उनको? फॉरेस्ट से। तो पेशकश लेवी की जाती थी कि आप हमें मनी मत दो, टैक्स के फॉर्म में आप हमको एलिफेंट्स दे दो, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस दे दो, हमें ये सब चीजें दे दो। ठीक है, जैसे हनी हो गया, जो भी फॉरेस्ट में सामान मिल रहा है आप हमें वो दे दो, आप हमें एलिफेंट्स की सप्लाई दे दो। तो इस तरीके से पेशकश ये लेवी की गई थी। तो और मुगल्स के टाइम में हंट करना, शिकार करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाया जाता है कि राजा शिकार पे जा रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि फॉरेस्ट में जाकर हंटिंग करोगे। तो रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशंस होते थे। तो कोर्ट हिस्टोरियन से भी ये पता चलता है कि एम्परर ट्रैवल एक्सटेंसिव टेरिटरीज, अपने एम्पायर की टेरिटरीज ट्रैवल करते थे और वो लोगों की बातों को पर्सनली खुद समझने की कोशिश किया करते थे। और काफी, आपको काफी जगहों पे से भी पीछे भी एक इमेज बनी हुई थी जिसमें दिख रहा था कि एम्परर हंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये
हंटिंग हो रही है। तो ये फॉरेस्ट वाले एरिया में ही होगा हंटिंग। अब शहर में या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे तो हंटिंग नहीं होगी। तो ये भी एक फॉरेस्ट में किंग्स जाया करते थे। तो स्मॉल सीन जो पिक्चर में भी आपको मैंने ऊपर दिखा भी दिया। तो अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आप देख लीजिए। परगाना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन ऑफ मुगल प्रोविंसेस। मुगल प्रोविंस है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हर चीज को मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम है। तो ऐसे ही सब डिवाइड किया गया था परगाना में। और पेशकश, पेशकश है कि आपको मैं पेश करना चाहता हूँ, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पेशकश लेवी की गई थी किन के ऊपर, ट्राइब्स में, फॉरेस्ट के लोगों पे। तो उनको ट्रिब्यूट देनी पड़ती थी और वो कौन कलेक्ट करता था, मुगल स्टेट इकट्ठी करती थी। जैसे एलिफेंट्स की पेशकश की गई या फिर कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की पेशकश लेवी की जाती थी फॉरेस्ट पीपल पे से। जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो तो आपको मनी दे देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल, क्योंकि फॉरेस्ट के एरिया में लोग तो वो कुछ पैसे नहीं कमा रहे, तो इसीलिए उनपे इस तरीके की पेशकश लेवी की जाती थी। कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ने फॉरेस्ट के लोगों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाला। जैसे फॉरेस्ट का प्रोड्यूस हनी, बी वैक्स, गम लेस, मोम वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ने लगी। गम लैक बिकेम मेजर आइटम, ओवर एक्सपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज एक्सपोर्ट, यानी कि सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर ओवरसी भी इसकी इम्पोर्टेंट बढ़ गई, इम्पोर्टेंस, कि ये वाले प्रोडक्ट्स बेचे जाने लगे। कब, 17th सेंचुरी में। एलिफेंट्स कैप्चर किए जाते थे और बेचे जाते थे। ट्रेड, क्योंकि वहां पे मनी का नहीं था सिस्टम, तो वहां बार्टर ही होता था कि आप हमें कुछ और दे दो और हम आपको बदले में ये एलिफेंट्स, हनी, बी वैक्स दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हमको वीट दे दो, चावल दे दो, कुछ खाने का सामान दे दो, क्योंकि सर्दी है, हमारे यहाँ पे अभी फिशेस भी नहीं मिल रही, हम कुछ उगा भी नहीं सकते, ज्यादा अच्छे से हंटिंग भी नहीं हो रही है, तो आप हमें खाने का सामान दे दो। तो ऐसे करके ये लोग बार्टर सिस्टम किया करते थे। तो ये आप याद रखिएगा, एक्सचेंज का सिस्टम बार्टर ही होता था या फिर किसी कमोडिटी की फॉर्म में एक्सचेंज होता था। कुछ ट्राइब्स जैसे कि लोहानीज, ये पंजाब के एरिया में थी, ये ओवरलैंड ट्रेड किया करती थी, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड करती थी। तो एंड टाउन कंट्रीज में भी ट्रेड करती थी, पंजाब में भी। तो ऐसी भी ट्राइब्स थी जो फॉरेस्ट एरिया में रहती थी बट दूर दूर तक ट्रेड करती थी। तो इनसे क्या हुआ, इनकी लाइफ भी चेंज हुई। लाइक विलेज में एक हेडमैन होता है या बिगमैन होता है, तो ट्राइब्स में भी चीफटेन्स आने लग गए। ट्राइब चीफ्स वो जमींदार बनने लग गए और कुछ इवन किंग भी बन गए। तो उन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड करनी शुरू कर दी, उन लोगों ने लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया एंड एक प्रॉपर लीनियज बनने लग गई जहां से उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी। किसको, वो ट्राइब वाले जो किंग बन गए हैं। जो सिंध की एक ट्राइब थी, माना जाता है कि उनकी आर्मी में 6000 से 6000 कैवेलरी और 7000 तक इन्फेंट्री थी। तो इमेजिन करो कि वो अपने आप में एक जमींदार और किंग की तरह से वो बन गए थे। इसी तरीके से माना जाता है कि असम में अहोम किंग्स हैड देयर पेक्स, पीपल हु वर ऑब्लाइज टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज, उन लोगों को मिलिट्री सर्विसेज देनी पड़ती थी, उसके बदले में जो उनकी जमीन है उसके बदले में उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी। वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी को कैप्चर करना was declared a royal monopoly of अहोम किंग्स, कि असम के एरिया में जो भी आपको वाइल्ड एलिफेंट दिख रहा है वो सिर्फ अहोम किंग्स ही कैप्चर कर सकते हैं और कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो उन लोगों की मोनोपोली हो गई थी उसके ऊपर कि ये सिर्फ हमारा हक है, ऐसे करके। तो आप देख रहे हो कि ट्राइबल जो एरिया था वो लोग कितने फ्रीली रहते थे, धीरे धीरे उनके चीफ्स आ गए और उन्होंने अपने आप को कहीं कहीं पे तो किंग भी डिक्लेयर कर दिया। तो जो ट्रांजिशन था, ये चेंज हुआ ट्राइबल का मोनार्कल सिस्टम में, ये भी एक काफी डिफरेंट चेंज हमें दिखता है। तो इससे 6th सेंचुरी में आपको काफी सारी डेवलपमेंट्स भी मिली और ये सारे सोर्सेस हमें एन में दिखते हैं ट्राइबल किंगडम के बारे में। वॉर बहुत कॉमन था, जैसे कि कोच किंग्स ने अपने नेबरिंग ट्राइब्स को, क्योंकि अगर हमारे इस वाले फॉरेस्ट में एक ट्राइब है तो इस वाले फॉरेस्ट में दूसरी ट्राइब है,
तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो जैसे कि ये कोच किंग्स हैं और यहाँ पे कोई दूसरे नेबरिंग किंग है, ट्राइब्स हैं, तो इन्होंने इन ट्राइब्स को हरा दिया। तो ऐसे करके भी होता था कि ये ट्राइब्स में एक दूसरे में वॉर हो जाता था, और ये 6th और 7th सेंचुरी में हमें बहुत ज्यादा दिखता है। नया कल्चर फॉरेस्ट एरिया में जब ये सब शुरू हो गया, तो नया कल्चर भी पेनिट्रेट करने लगा। कुछ हिस्टोरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि सूफी सेंट्स जो पीर्स थे, उन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया, और यहाँ पे धीरे धीरे लोगों को इस्लाम को एक्सेप्ट करवाने में। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एमर्ज न्यूली कॉलोनाइज्ड प्लेस। अब जब हमने चैप्टर 6 में भी ये चीज देखी थी, जब हमने भक्ति सूफी की बात की थी, कि धीरे धीरे एक ना मूवमेंट हो रही थी रिलीजन को लेके भी, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी दिख रही है कि जो सूफी सेंट्स और पीर्स होते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया इन एरियाज में। ठीक है, नहीं तो उस वक्त तक जो मेजरली ट्राइबल पीपल होते हैं ना, वो लोग नेचर को, यानी कि ट्रीज को, सन को, नेचर को ही प्रे करते हैं, क्योंकि उनको वहीं से सब कुछ मिलता है। तो धीरे धीरे उनको एक ट्रांजिशन आया, किंग्स और चीफ्स आ गए, और रिलीजन में भी चेंजेस आने लग गए। तो अभी तक हमने वहां के कॉमन लोगों की, पेजेंट्स की, वुमेन की, और फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की बात किया। एक कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है जमींदार, जिनके पास बहुत पावर थी और टैक्स कलेक्ट किया करते थे, और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, पंचायत में भी इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट से होता था। तो इनके बारे में हम ये पूरा पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना अगर अभी तक नहीं किया हो तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। आपका लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन देता है, और बहुत अच्छा लगता है आपकी सपोर्ट से। थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जमींदार का चैप्टर नहीं, पार्ट डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।